सुंदरपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रात का समय है। रामू नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके पास उसकी दो बेटियां राधा और आरती खड़ी हैं। रामू बहुत कमजोर आवाज में अपनी बेटियों से बात करने लगता है। मेरी बच्चियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ पहले ही भगवान के पास चली गई थी और अब मैं भी जा रहा हूँ। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे पास आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम दोनों आपके बिना कैसे जिएंगे? बेटी, जो सच है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम दोनों इस कोने में रखी हुई अपनी माँ की इस मिट्टी की मूर्ति को देखो। जब तक तुम दोनों इस दुनिया में रहोगी, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना। ये मूर्ति हर मुश्किल में तुम्हारी रक्षा करेगी। बस तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और कभी अलग मत होना। पिताजी, हम आपकी कही हर बात मानेंगे। मैं आरती को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। आरती को बहुत पढ़ाना और उसे एक बड़ा इंसान बनाना। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। राधा बेटी, गांव वाले मेरे बारे में बहुत गलत बातें करेंगे। वे मुझे चोर कहेंगे, लेकिन तुम उन पर कभी भरोसा मत करना। भगवान गवाह है कि मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है। बहुत जल्द तुम्हें मेरी सच्चाई और बेगुनाही का पता लग जाएगा। तुम बस हिम्मत रखना। रामू अपनी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और पिता की मौत के बाद राधा जब गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है तो वहां खड़ी सीमा और सावित्री उसे देखकर ताने मारने लगती हैं और सीमा कहती है, अरे देखो, इस चोर की बेटी की हिम्मत तो देखो। इसके बाप ने मंदिर के कीमती गहने चुराए और भगवान का पाप सिर पर लेकर मर गया। अब ये बेटियां यहाँ सती सावित्री बनकर घूम रही हैं। और फिर मौके का फायदा उठाकर सावित्री भी शुरू हो जाती है और कहती है, हाँ बहन, सही कह रही हो। चोर का खून चोर ही होता है। सुनो लड़की, हमारे घरों के आसपास काम मांगने मत आना। हमें अपने घर में किसी चोर की बेटी को नौकर नहीं बनाना है। तुम लोग भी अपने बाप की तरह हमारा सामान चुरा लोगी। सीमा और सावित्री के ताने सुनने के बाद राधा को उसके पिता के बारे में सुनकर बुरा लगता है और वो कहती है, चाची, आप लोग हमारे मरे हुए पिता पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। वे बहुत भले इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया। तभी कुएं के पास खड़ा दुकानदार राधा को चिल्लाकर कहता है, अपनी जुबान बंद रखो लड़की। पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा बाप मंदिर का सामान गायब करके भागा था। तुम्हारे इस कलंकित परिवार को हम इस गांव में चैन से धंधा पानी नहीं करने देंगे। यहां से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पिता के जाने के बाद राधा अपनी छोटी बहन आरती की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए गांव के एक चाय वाले रमेश की दुकान पर काम ढूंढने पहुंचती है। रमेश भैया, मुझे अपनी दुकान पर कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। मेरी छोटी बहन आरती को स्कूल जाना है और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपकी दुकान के सारे बर्तन साफ कर दूंगी और दुकान की सफाई भी कर दूंगी। यहाँ से तुरंत चली जाओ। मेरी दुकान पर पहले से ही काम करने वाले लोग मौजूद हैं और मुझे किसी नए नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो मेरे ग्राहक खराब होंगे। चलो आगे बढ़ो और अपना रास्ता देखो। भैया, मैं बहुत कम पैसों में भी काम कर लूंगी। आप जो भी रूखा सूखा खाना देंगे मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। कृपया मुझे काम दे दीजिए, वरना मेरी बहन स्कूल नहीं जा पाएगी। मैंने एक बार कह दिया ना कि यहाँ से भागो। तुम यहाँ पानी के पास खड़ी होकर मेरी दुकान का माहौल खराब कर रही हो। अगर दोबारा यहाँ काम मांगने आई तो अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। भैया, थोड़ा तो रहम खाइए। हमारे सिर पर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में बहुत से लोग अनाथ हैं। क्या मैं सबको अपनी दुकान पर रख लूं? मुझे अपना धंधा देखना है। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। राधा निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाती है और हार ना मानते हुए सब्जी मंडी की तरफ जाती है।
सब्जी मंडी में एक कोने में थोड़ा सा टोकरा लेकर बैठ जाती है और वहां आने जाने वाले लोगों को आवाज लगाने लगती है। आइए भाई साहब, मुझसे ताजी सब्जियां ले लीजिए। ये बाजार से सिर्फ 1 रुपया महंगी हैं, लेकिन बिल्कुल खेत से टूट कर आई हैं। कृपया मेरी सब्जियां खरीद लीजिए ताकि मैं अपनी बहन की फीस भर सकूं। तभी सब्जी मंडी का एक बड़ा व्यापारी सोहन अपने 2 आदमियों के साथ राधा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सोहन गुस्से में राधा के टोकरी की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है। अरे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मंडी में आकर बिना पूछे दुकान लगाने की? तुम यहाँ हमारे ग्राहकों को तोड़ रही हो। अपना ये टोकरी उठाओ और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। सोहन भैया, मैं तो बहुत छोटी सी जगह पर बैठी हूँ। मैं आपकी दुकान के ग्राहकों को नहीं ले रही हूँ। मुझे बस थोड़े से पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी बहन की फीस भर सकूं। कृपया मुझे यहाँ बैठने दीजिए। हमें तुम्हारी बहन की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर यह जगह खाली नहीं की तो मैं तुम्हारा यह सब्जियों का टोकरी बाहर फेंकवा दूंगा। यहाँ सिर्फ बड़े व्यापारियों का धंधा चलता है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। भैया ऐसा मत कीजिए, मैंने ये सब्जियां कर्ज लेकर खरीदी हैं। अगर ये नहीं बिकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कृपया मुझे आज का दिन यहाँ बैठने दीजिए। तुम प्यार से बात नहीं समझोगी। रामू, जल्दी से इसकी टोकरी उठाओ और मंडी के बाहर फेंक दो। इसे पता चलना चाहिए कि मंडी के नियम क्या होते हैं। नहीं भैया, मेरे टोकरी को हाथ मत लगाइए। मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ, मुझे मत मारिए। राधा अपना टोकरा उठाती है और रोते हुए अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है। झोपड़ी के अंदर आरती अपनी किताबें लेकर पढ़ रही है और राधा को देखकर उठकर खड़ी हो जाती है। दीदी, क्या आज आपको कहीं कोई काम मिला? मुझे बहुत भूख लगी है और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। क्या हमारे पास आज भी कुछ खाने को नहीं है? आरती, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी ये दीदी जिंदा है तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। मुझे चाय की दुकान और सब्जी मंडी में तो काम नहीं मिला, लेकिन मैंने गांव के मंदिर में बात की है। कल से मैं मंदिर में साफ सफाई का काम करूंगी। दीदी, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दिन भर भटकती रहती हैं और लोग आपको दुत्कारते हैं। क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और आपके साथ काम करने लगूं? तुम ऐसी बात दोबारा कभी अपने मुंह पर मत लाना आरती। पिताजी का सपना था कि तुम बहुत पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो। मैं चाहे जो करूं, लेकिन तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन आपकी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरती। अब तुम ये थोड़ा सा पानी पियो और सो जाओ। कल सुबह मुझे जल्दी मंदिर जाना है। सुबह के समय राधा मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। तभी मंदिर के पंडित केशव हाथ में पूजा की थाली लेकर बाहर आते हैं। राधा, तुमने आज पूरे मंदिर को बहुत अच्छे से साफ किया है। ये लो भगवान का प्रसाद और यह तुम्हारी मेहनत के कुछ पैसे हैं। इनसे तुम अपनी बहन के लिए खाना ले जाना। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं आरती के स्कूल की नई किताबें खरीद लूंगी। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। भगवान तुम दोनों बच्चियों का भला करेंगे। तुम्हारे पिता बहुत भले इंसान थे और उन्होंने हमेशा इस मंदिर की सेवा की। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। पंडित जी, गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पिता ने मंदिर में कुछ गलत किया था। क्या ये सच है? मुझे सच जानना है। दुनिया का काम तो कहना है बेटी। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ अपनी बहन के भविष्य पर ध्यान लगाओ। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंडित जी, जब लोग हमारे पिता को चोर कहते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था? मैं जानता हूँ राधा, रामू एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। तुम बस हिम्मत रखो और अपनी बहन को एक बड़ा अफसर बनाओ। राधा मंदिर से पैसे लेकर घर आती है
और इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक शाम झोपड़ी के अंदर आरती और राधा बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, अब मेरी यहाँ तक की पढ़ाई पूरी हो गई है। इस गांव में रहकर हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। आप कब तक मंदिर में झाड़ू लगाकर घर चलाएंगी? क्यों ना हम ये गांव छोड़कर किसी बड़े शहर की तरफ चले? आरती, तुम सही कह रही हो। यहाँ ना तो कोई नया काम मिलता है और ना ही तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए कोई बड़ा कॉलेज है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। दीदी, जहाँ भी जाएंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। वहाँ नए लोग होंगे और नया काम होगा। ठीक है आरती, जैसा तुम कहो। हम कल सुबह ही ये झोपड़ी खाली कर देंगे। तुम अपना सारा सामान समेट लो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि शहर जाकर हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैं वहाँ बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरती। तुम जो कह रही हो वो हमारे भले के लिए ही है। चलो, अब हम पैकिंग शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बहनें अपनी छोटी सी पोटली तैयार करती हैं। तभी आरती की नजर कमरे के कोने में रखी अपनी माँ की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है। दीदी, आपको याद है ना, पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि माँ की इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना। हाँ आरती, मैं तो इस मूर्ति को भूल ही रही थी। ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। चलो इसे उठाते हैं। इसे हम अपने से दूर नहीं करेंगे। दीदी, हमारे पास माँ ना सही पर उनकी मूर्ति तो है। इससे हमेशा ये एहसास होगा कि हमारी माँ हमारे साथ है। हाँ आरती, तू पहले से कितनी समझदार हो गई है। अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। राधा और आरती दोनों मिलकर उस मिट्टी की मूर्ति को उठाने लगती हैं। तभी मूर्ति का निचला गुप्त हिस्सा अचानक खुल जाता है और उसमें से सोने के सिक्के और एक कागज जमीन पर गिर जाता है। दीदी, ये क्या है? माँ की मूर्ति के अंदर इतने सारे सोने के सिक्के और जेवरात कहाँ से आए? और ये कागज पर क्या लिखा हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरती, इस कागज पर हमारे पिताजी के हाथ के लिखे हुए शब्द हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। दीदी, आगे क्या लिखा है? जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पापा ने हमारे लिए कुछ लिखा है? इसमें लिखा है कि गांव के कुछ चोरों ने मंदिर के गहने चुराने की कोशिश की थी। मैंने उन गहनों को चोरों से बचाकर इस मूर्ति के अंदर छुपा दिया था। चोरों को पता चल गया था कि गहने मेरे पास हैं, इसलिए वे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब हमारे पिताजी चोर नहीं थे। गांव के लोग जो कहते थे कि पिताजी ने चोरी की थी, वो सब झूठ था। पिताजी ने तो मंदिर के गहनों की रक्षा की थी और अपनी जान दे दी। हाँ आरती, आज हमारे पिताजी पर लगा हुआ सारा कलंक मेरे दिल से धुल गया है। हमारे पिताजी एक सच्चे और बहादुर इंसान थे। अब हम इन गहनों को अपने पास रखेंगे और इनसे तुम्हारी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। चलो, हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं। दीदी, हमें इन गहनों को बहुत संभाल कर रखना होगा। अगर उन चोरों को पता चला कि गहने हमारे पास हैं, तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम सही कह रही हो आरती। मैं इन्हें अपनी पोटली में सबसे नीचे छुपा देती हूँ। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। चलिए दीदी, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत नदी के किनारे चलना चाहिए और यहाँ से दूर निकलना चाहिए। दोनों बहनें गांव के किनारे बहने वाली नदी के घाट पर पहुंचती हैं। वहां दूसरे किनारे जाने के लिए बहुत सारे यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। दीदी, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है और अचानक मौसम भी कितना खराब हो गया है। चारों तरफ धूल भरी तेज आंधी चल रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती, तुम घबराओ मत। मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और भीड़ में मुझसे दूर मत होना। ये सिर्फ एक मामूली आंधी है। हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। दीदी, पीछे से लोग बहुत जोर जोर से धक्का दे रहे हैं।
आंधी के कारण चारों तरफ धूल उड़ रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दीदी, मेरा हाथ छूट रहा है। आरती, हिम्मत मत हारो। भीड़ में अपनी पकड़ ढीली मत होने देना। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। तुम बस मेरा हाथ थामे रखो। दीदी, पीछे से बहुत बड़ा रेला आया है। लोग चिल्ला रहे हैं। मेरा हाथ आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। आरती, कसकर पकड़ो। भीड़ के बीच अपना संतुलन मत खोना। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तभी अचानक आंधी और कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यात्रियों की भारी भगदड़ मच जाती है। उस तेज धक्का मुक्की में आरती का हाथ राधा के हाथ से पूरी तरह छूट जाता है और दोनों भीड़ में अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। राधा, आरती तुम कहाँ हो? मेरा हाथ मत छोड़ना आरती। कोई मेरी बहन को ढूंढो, वह इस भीड़ में कहीं खो गई है। दीदी, आप कहाँ चली गई? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। चारों तरफ बहुत अंधेरा और धूल है। मुझे बचाइए दीदी। आरती, अपनी आवाज दो और मुझे देखो। मैं घाट के इस कोने पर खड़ी हूँ। भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। दीदी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे आपकी आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही है। दीदी, मुझे अपने पास बुला लो। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है और भीड़ भी कम हो जाती है। राधा पूरे घाट पर अकेले खड़े होकर चारों तरफ अपनी बहन को ढूंढने लगती है। हे भगवान, इस भयानक आंधी और भगदड़ में मेरी छोटी बहन आरती मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मैं पूरे घाट पर देख आई, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं इस दुनिया में अकेली किसके लिए जीऊंगी? दीदी, आप कहाँ हो? मैं चलते चलते बहुत दूर चली आई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। आरती, तुम कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस अनजान जगह पर मेरा कोई नहीं है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी आरती इस अनजान रास्ते पर मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। अब उसे इस भीड़ में ढूंढना नामुमकिन है। राधा को लगता है कि आरती अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वह हमेशा के लिए खो चुकी है। वह सोने के सिक्कों की पोटली को अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए एक अनजान शहर की तरफ पैदल ही चल पड़ती है। उधर नदी के एक दूसरे सुनसान घाट के किनारे पर गंगा जी में तीर्थ करने आए एक पति पत्नी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं। तभी पत्नी की नजर रास्ते के कोने पर रोती हुई छोटी बच्ची आरती पर पड़ती है, जो रास्ता भटककर वहां पहुंच गई थी। अजी सुनिए, जरा इधर तो देखिए। पानी के किनारे एक छोटी सी बच्ची बहुत रो रही है और अकेली भी है। अरे सचमुच, ये बच्ची यहाँ इस तूफान में कैसे आ गई? रुको, मैं इसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कता हूँ। बेटी रो मत, देखो तुम अब सुरक्षित हो। मेरी दीदी, मेरा हाथ मत छोड़ना दीदी। बेटी होश में आओ, हम कोई चोर या बुरे लोग नहीं हैं। तुम किस जगह रहती हो और तुम्हारे साथ यह सब कैसे हो गया? तुम्हारी दीदी कहाँ है? हम सुंदरपुर गांव के रहने वाले थे। हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरी दीदी नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया और मेरी दीदी पता नहीं इस भगदड़ में कहाँ चली गई। ओहो, बेचारी बच्ची के सिर से तो माता पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब इसकी दीदी भी इसे छोड़कर चली गई। अजी, अब इस अनाथ बच्ची का इस दुनिया में कौन होगा? तुम सही कह रही हो। भगवान ने शायद इसे हमारे लिए ही यहाँ भेजा है। बेटी, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हम ही आज से तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। आप दोनों बहुत भले हैं। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी। बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। नहीं बेटी, तुम्हें हमारे घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, तुम उन्हीं की तरह रहोगी और खूब पढ़ाई लिखाई करोगी। मेरी बड़ी दीदी की भी यही इच्छा थी कि मैं बहुत पढ़ूं और लिखूं। मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। वह कपल आरती को अपने घर ले जाते हैं और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और पढ़ा लिखा कर पुलिस ऑफिसर बनाते हैं। दूसरी तरफ कई साल बीत जाते हैं और एक नई लेडीज पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रामनगर थाने के सामने आकर रुकती है।
जय हिंद मैडम। रामनगर पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। आपकी ईमानदारी और बहादुरी के किस्से हमने पहले ही सुन रखे हैं। आज से आप इस इलाके की नई इंचार्ज हैं। धन्यवाद विजय। मेरे लिए ड्यूटी सबसे पहले है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। इस शहर में किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मैडम, मुझे बहुत गर्व है कि आप जैसी सख्त अफसर हमारे थाने में आई हैं। चलिए, मैं आपको आपके केबिन की फाइलें दिखा देता हूँ। हाँ विजय, हमें इस शहर से हर एक अपराधी का खात्मा करना है। तुम सारी पेंडिंग फाइलें मेरे कैबिन में लेकर आओ। उधर 10 साल पहले उस तूफान की भगदड़ में बची बड़ी बहन राधा रोते हुए एक नए शहर रामनगर में कदम रखती है। वह अपने हाथ में थामी हुई पैसों की पोटली को देखती है और मन ही मन फैसला करती है। मेरी छोटी बहन आरती तो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं रोकर अपनी जान नहीं दे सकती। पापा ने मुझे हिम्मत रखने को कहा था। मेरे हाथ में जो ये जेवरात और पैसे बचे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं पैसों से इस शहर में एक छोटी सी खाने की दुकान खोल लूं। कम से कम मेरा गुजारा तो हो जाएगा। मैं इस दुकान में वही पकवान बनाऊंगी जो मेरी आरती को बहुत पसंद थे। इसी बहाने उसकी यादें भी मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। राधा उन्हीं पैसों से रामनगर में एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। देखते ही देखते उसकी दुकान के पकवान पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं और लोग दूर दूर से खाने आने लगते हैं। राधा बहन, आपका बनाया हुआ यह स्वादिष्ट पकवान पूरे रामनगर में सबसे मशहूर है। लोग इसके स्वाद के दीवाने हो गए हैं, तभी तो आपकी दुकान पर इतनी भीड़ रहती है। श्याम भाई, ये पकवान तो मैं सिर्फ अपनी बहन की याद में बनाती हूँ। भगवान की कृपा है कि लोगों को इसका स्वाद पसंद आ रहा है और मेरा गुजारा भी अच्छे से चल रहा है। कुछ दिनों बाद उस इलाके के शातिर चोर राधा की दुकान पर नजर रखते हैं और उसी रात के समय 3 शातिर चोर रामनगर बाजार की एक दुकान के पास आते हैं और दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी का सारा माल निकाल कर ले जाते हैं। लड़कों, इस दुकान की मालकिन हर दिन बहुत अच्छी कमाई करती है। उसने अपनी दुकान के अंदर ही अपनी सारी जमा पूंजी छुपा कर रखी है। जल्दी से ताला तोड़ो। बॉस, ताला टूट गया है। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और तिजोरी का सारा माल साफ करते हैं। सारा कीमती सामान समेटो और यहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाओ। सुबह होने से पहले हमें शहर से बाहर निकलना है। सुबह होते ही जैसे ही राधा ने दुकान खोला, उसने देखा कि उसकी दुकान में चोरी हो गई। तभी हैरान होकर श्याम बोलता है, राधा बहन, आपकी दुकान में जो चोरी हुई है उसका न्याय कराने के लिए हमें नई लेडी पुलिस अफसर के पास चलना ही होगा। राधा और श्याम रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और केबिन के अंदर जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर आरती बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचान पाते। जी कहिए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए ताकि मैं कार्रवाई कर सकूं। चोर चाहे जितने भी चालाक हों, बच नहीं सकते। मैडम, मुख्य बाजार के कोने पर मेरी एक छोटी सी खाने की दुकान है। कल रात को चोरों ने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और मेरी जिंदगी भर की पूरी कमाई चुरा ली। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए विजय, इस महिला की शिकायत तुरंत दर्ज करो। मैडम, मैं खुद आपकी दुकान पर आकर जांच करूंगी। कुछ समय बाद आरती अपने कांस्टेबल विजय के साथ राधा की दुकान पर पहुंचती है और दुकान का मुआयना करने लगती है। दोपहर होते होते आरती काफी थक जाती है, तो राधा एक थाली में पकवान लेकर आती है। मैडम, आप सुबह से मेरी दुकान के लिए परेशान हो रही हैं और बहुत थक गई होंगी। ये मेरी दुकान का विशेष पकवान है, कृपया इसे थोड़ा सा चख लीजिए। नहीं राधा जी, जब मैं ड्यूटी पर होती हूँ तो किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाती। ये हमारे पुलिस के नियमों के खिलाफ है। मैडम, ये कोई रिश्वत नहीं है। आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और सुबह से भूखी हैं।
बस एक निवाला खा लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। राधा के बहुत आग्रह करने पर आरती मना नहीं कर पाती और पकवान का एक टुकड़ा मुंह में रखती है। पहला निवाला खाते ही आरती स्तब्ध रह जाती है। राधा जी, ये स्वाद तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में चखा था। मेरी बड़ी दीदी बिल्कुल ऐसा ही पकवान बनाती थी। मैडम, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। मैं ये पकवान हर दिन सिर्फ अपनी छोटी बहन की याद में बनाती हूँ, जो बचपन में एक तूफान में मुझसे बिछड़ गई थी। क्या कहा आपने? आपकी बहन 10 साल पहले एक तूफान में बिछड़ गई थी। राधा जी, आपकी बहन का नाम क्या था और आप लोग किस गांव के रहने वाले थे? मैडम, मेरी उस प्यारी छोटी बहन का नाम आरती था। हम लोग सुंदरपुर गांव के रहने वाले थे। हमारे पिताजी की मौत के बाद हम लोग नदी पार कर रहे थे, तभी वाहन तूफान आया और हम दोनों बिछड़ गए। पता नहीं वो अब जिंदा भी है या नहीं। दीदी, क्या आप सचमुच सुंदरपुर गांव की राधा दीदी हैं? क्या हमारे पिता का नाम रामू था? मैडम, आपको हमारे पिताजी का नाम कैसे पता? आप ये सब कैसे जानती हैं? मुझे सच बताइए, आप कौन हैं? दुकान के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। आरती रोते हुए राधा के पैरों के पास बैठ जाती है और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेती है। दीदी, मैं आपकी वही छोटी आरती हूँ जिसे आप मरा हुआ समझ रही थी। मैं तूफान में खोई नहीं थी, बल्कि मुझे आगे जाकर गंगा किनारे कुछ भले लोगों ने बचा लिया था। क्या तुम सचमुच मेरी आरती हो? मेरी छोटी बहन, हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मेरी आरती जिंदा है और वह एक पुलिस अफसर बन गई है। हाँ दीदी, मैं आपकी वही आरती हूँ। देखिए, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ। आपकी मेहनत और आपका सपना बेकार नहीं गया दीदी। आरती, मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं हर दिन इस दुकान में बैठकर सिर्फ तेरे लिए रोती थी और तेरी पसंद का खाना बनाती थी। दीदी, आप रोइए मत। अब आपकी ये छोटी बहन आ गई है। आपने बचपन से मेरे लिए जो त्याग किया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे माफ कर देना आरती, मैं उस दिन तूफान में तेरा हाथ नहीं पकड़ पाई। मैं बहुत डर गई थी कि मैंने अपनी बहन को खो दिया। दीदी, आप माफी मत मांगिए। माँ की मूर्ति ने सचमुच हमारी रक्षा की है और आज हमें दोबारा मिला दिया है। अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। तभी आरती का चेहरा सख्त हो जाता है और वह अपनी वर्दी की तरफ देखती है। वह तुरंत कांस्टेबल विजय को पास बुलाती है। विजय, तुरंत पूरी पुलिस फोर्स को तैयार करो। जिन चोरों ने मेरी दीदी की दुकान में चोरी की है, उन्हें मैं 2 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। जी मैडम, मैं अभी पूरी टीम को तैयार करता हूँ। उन चोरों की अब खैर नहीं है जिन्होंने हमारी मैडम की दीदी की दुकान पर हाथ साफ किया है। दीदी, आप यहीं दुकान पर रुकिए। मैं बहुत जल्द आपकी ईमानदारी की एक एक पाई लेकर वापस आती हूँ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरती, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरी बहन मिल गई है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। आरती अपनी पुलिस टीम के साथ जग्गू चोर के ठिकाने पर छापा मारती है और बहुत ही चालाकी से बिना किसी शोर शराबे के जग्गू और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपका सारा सामान और पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। बस हमें जेल मत भेजिए। तुम जैसे चोरों की जगह सिर्फ जेल में ही है। गरीबों की मेहनत की कमाई चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विजय, इन सबको गाड़ी में डालो और सारा सामान जब्त करो। जी मैडम, सारा सामान और तिजोरी मिल गई है। इन सबको आज ऐसी सजा मिलेगी कि ये दोबारा कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शाम के समय आरती वापस राधा की दुकान पर आती है और चोरी हुई तिजोरी और पैसों की थैली राधा के हाथ में सौंप देती है। ये लीजिए दीदी,
आपकी ईमानदारी की कमाई। चोरों को उनकी सही जगह यानी जेल में पहुंचा दिया गया है और आपका सारा सामान सुरक्षित वापस आ गया है। आरती, मुझे इन पैसों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी बहन आज इतनी बहादुर और न्यायप्रिय अफसर बन गई है। हमारे माता पिता आज जहाँ भी होंगे उन्हें तुम पर बहुत गर्व हो रहा होगा। दीदी, ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। अब आप इस छोटी सी दुकान में अकेले काम नहीं करेंगी। आप मेरे सरकारी बंगले पर मेरे साथ चलेंगी और वहीं रहेंगी। हाँ आरती, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी किस्मत ने हमें बहुत रुलाया, लेकिन अंत में हमारी सच्चाई की जीत हुई। राधा दुकान के अंदर से अपनी माँ की वही पुरानी मिट्टी की मूर्ति निकालती है और दोनों बहनें मिलकर मूर्ति के सामने एक घी का दिया जलाती हैं। दीदी, पापा ने बिल्कुल सच कहा था कि ये मूर्ति हमेशा हमारी रक्षा करेगी। आज इस मूर्ति की वजह से ही हम दोनों दोबारा मिल पाए हैं। हाँ आरती, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। दोनों बहनें मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं और माँ की मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती हैं। इस तरह दो अनाथ बहनों की किस्मत बदल जाती है।